हाँ जी बच्चे। तो सर हमने एक चैप्टर स्टार्ट करा था बच्चे, और वो चैप्टर का नाम था कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। और सर ना ही सिर्फ एक्सपेंडिचर की बात करनी है हमको आज, कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। सर इस चैप्टर में क्या है बच्चे, देखो इसमें हम लोगों ने बेसिकली क्या देखा था कि सर अगर हम लाइफ में कोई भी खर्चा करते हैं, लाइक देयर इज एनी एक्सपेंस, आप डे टू डे भी खर्चा करते हो, जैसे अभी आप अपने घर से इंस्टीट्यूट तक आए तो खर्चा हुआ होगा, मे बी मेट्रो, ऑटो, है ना। तो बेसिकली मेरे को ये देख रहे हैं कि वो जो खर्चा है, अच्छा एक तो जो आप इधर आए हो उसको मैं खर्चा बोल रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपने बाइक परचेज करी, कार परचेज करी, क्या उसको भी अभी खर्चा बोल रहा हूँ, जी हाँ अभी के लिए, ठीक है। जेब से पैसा निकल रहा है, आप कह सकते हैं आउटफ्लो, ज़्यादा बेटर वर्ड क्या है कि जेब से हमारे अगर पैसा निकल रहा है तो उसको क्या बोल रहा हूँ, आउटफ्लो, ठीक है। अब जो भी आउटफ्लो होता है, जो भी एक्सपेंस होता है, क्या मैं कह सकता हूँ मुझे उसको दो कैटेगरीज में तोड़ना था, और वो दो कैटेगरीज क्या थी कि सर ये जो खर्चा है ना, जो आउटफ्लो, या तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, भारी खर्चा, या फिर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मतलब डे टू डे। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, छोड़ो कंपनी के एंगल से, आप मुझे बताइए डे टू डे का खर्चा आपको भी यहाँ पर, मान लो ये अभी रूम में हम लोग, तो आपको क्या लग रहा है कौन सा खर्चा डे टू डे का है। अभी जैसे अभी कॉफ़ी आई, ठीक है, तो कॉफ़ी, दूध, चीनी, ठीक है, और मैंने कॉफ़ी पी ली, तो ये डे टू डे खर्चा है, या मैं बोलता हूँ कि 5 साल में एक बार देना बस मुझे, हाँ डे टू डे खर्चा है। आप भी अपने घर से आए होगे, ब्रेकफास्ट करके आए होगे, चाय पी कर आए होगे, डे टू डे खर्चा है, तो उसको क्या बोल दूंगा मैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ ये प्रोजेक्टर लगा हुआ, ये बार बार हर दूसरे दिन चेंज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। सो इस तरीके से कंपनी के पीछे बहुत सारे, अभी फैन है, फैन कैपिटल या रेवेन्यू, कैपिटल, लेकिन फैन चल रहा है तो बिजली का बिल आएगा, वो क्या हो जाएगा, रेवेन्यू। समझ रहे हो। सो बेसिकली हमको क्या करना है बेटा, एक कंपनी के अंदर बहुत सारे खर्चे होते हैं, उन खर्चों को या तो मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल दूंगा, या फिर मैं क्या बोल दूंगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर क्या ज़रूरत है बाइफरकेट करने की, छोड़ो ना बेटे, फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा वो किधर को जाएगा, बैलेंस शीट में, ठीक है ना। बैलेंस शीट क्या होती है, हमारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है। आपका जैसे दोस्त पीछे बेस अभी नहीं है, एक बार नाम बताना तो दिव्यम, ठीक है। तो दिव्यम बैलेंस शीट क्या होता है ना, मैं एक आइडिया देता हूँ, देख तेरे घर में जो भी सामान पड़ा है ना, जो आप जैसे बेड, सोफ़ा, ठीक है, जैसी साल खत्म होता है उसको चेंज कर देते हो या वहीं रहता है ना। अभी जैसे नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ 1/4 से, क्या आपके घर में जो भी चीज़ें थी वो सारी की सारी अपने बाहर फेंक दी, अरे नया साल, मम्मी नया सामान लेते हैं, ऐसा करोगे क्या। आज अगर घर जाओ और आप एक काम करो, जाते ही सोफ़े को बाहर कर दो, बाइक बाहर कर दो, टीवी बाहर कर दो, फिर क्या होगा बेटे, तुम्हें भी बाहर कर देंगे बेटे, समझ रहे हो। क्या वो चीज़ बाहर करी जाएगी, नहीं करी जाएगी ना। तो वो क्या होता है, हमारे एसेट्स। और दूसरी चीज़ एक होती है लाइबिलिटी, जनरली बात कर रहा हूँ। सपोज करो बेटा मैंने लास्ट ईयर आपसे लोन लिया था, ठीक है, 1 लाख रुपए का, ठीक है। अब क्या हुआ सर, लास्ट ईयर मैंने लोन लिया और अब क्या हुआ, नया साल आ गया, आपने फ़ोन करा, सर आपने वो पैसे देने थे। मैंने कहा भाई नए साल है, नई बातें करूँगा, मैं पुरानी भूल गया। कैसा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो भाई बैलेंस शीट में वो चीज़ें जाती हैं जो चलती रहती है ज़िंदगी में, बड़ा सिंपल सा फंडा है डे टू डे लाइफ में। आप मुझे बताओ ये एसी जाएगा नहीं जाएगा बैलेंस शीट, बिल्कुल जाएगा, ठीक है। एसी, प्रोजेक्टर, फैन, लैपटॉप, फर्नीचर, बॉटल, जो भी चीज़ अगर कैरी हो रही है, और जो चीज़ एकदम ख़त्म हो जाती है, सैलरी का खर्चा, रेंट का खर्चा, डेप्रिसिएशन, ये सारी की सारी चीज़ कहाँ जाती है, पीएम। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में बच्चे देखा था कि सर जी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो बैलेंस शीट में जाएगा, और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो कहाँ जाएगा बच्चे, पीएम। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इसमें हमने कुछ फैक्टर्स देखे थे,
factors that helps in determining whether the expense is capital expenditure or revenue, है ना? यही बातें करी थी ना हम लोगों ने कि सर कैसे पता लगेगा सर, है ना? तो हमने सबसे पहला पॉइंट क्या देखा था? सबसे पहला पॉइंट देखा था नेचर ऑफ बिजनेस। जैसे सपोज करो आप सभी बच्चे मोमोज खाते हो, मोमोज खाते हैं सब बच्चे। कौन से मोमोज खाते हो, वेज या नॉन वेज? दोनों? सारे बच्चे नॉन वेज खाते हैं या खाना चाहिए नॉन वेज? जैसे मैं खाता था पहले, मुझे लगता है खाना नहीं चाहिए, खाना चाहिए नॉन वेज। कह रहे सर भूख लगती है खा लेते हैं, ठीक है? तो मतलब ठीक है, तो नॉन वेज मोमोज खा रहे हो, वेज। और स्टीम खाते हो, फ्राइड? स्टीम, फ्राइड में थोड़ा ज़्यादा ऑयल हो जाता है। मैं तुम्हारी तो एज है यार अभी खाने पीने के, भी तो खा लो, थोड़े और बड़े हो जाते तो वो होता है। हाँ, इतना नहीं खाते मोमोज? ऐसे शाम को निकलते हो दोस्तों के साथ कुछ खाने के लिए? नहीं? हाँ, बाहर का नहीं खाते, गुड, बहुत अच्छी बात है। तो बेसिकली मोमोज वाले भैया का बिजनेस सोचते हैं। मोमोज वाले भैया ने बोला भाई मैं तो, अच्छा तुमने नीचे उतरते टाइम एक देखा, वो एक राजमा चावल और कड़ी चावल वाले भैया कोने में है, इधर ही देखा किसने? जो सिक्योरिटी गार्ड है, अभी नीचे उतरोगे ना आज, तो सिक्योरिटी गार्ड से जैसे ही आओगे वो एक वो है फ्लारिस्ट है, फूल वाले की दुकान है इधर, और एक ना वैगनार में ना वो राजमा चावल कड़ी चावल देते हैं, ठीक है? आपको इधर से भी दिख जाएगा वैसे, पर आज जब नीचे उतरोगे ना देखना, जैसे ही गेट से निकलोगे राइट हैंड साइड पे गाड़ी के अंदर ही उन्होंने लगा रखा। तो मैं उनकी बात करता हूँ, ठीक है? तो उन्होंने ना वैगनार लेकर आते हैं, वो लेकर नहीं आते, यहीं खड़ी रहती है, लेकिन गाड़ी में ही तो सेटअप है ना भाई। और चाइनीज़ वैन भी तो होती है, चाइनीज़ वैन भी तो खड़ी होती है, वैन तो लगी हुई है, ठीक है? तो उन्होंने परचेज ऑफ कार करी है बाय चाइनीज़ वैन। ले लेते हैं, आप रिलेट कर जाओगे आराम से। चाइनीज़ वैन वाला कह रहा है भाई नूडल्स बेचेंगे, लेकिन ऐसे दुकान वुकान लेने की तो अभी अपने बस की बात नहीं है। एक काम करते हैं, चाइनीज़ वैन तो आपने बहुत बार देखी है ना? आप मुझे बताइए, गाड़ी परचेज करिए चाइनीज़ वैन वाले ने, वो बड़ी सी गाड़ी जिसमें सारा सामान लगा होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? गुड, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्योंकि क्या ऐसा होगा, आपने नूडल्स खाई, आपने बोला भैया एक प्लेट नूडल्स और एक गाड़ी भी पैक कर दो, ये वाली गाड़ी ही ले जाएंगे, ऐसा होगा क्या? ही इज़ नॉट देयर टू सेल दैट कार। वो क्या बेचने के लिए है? वो मेन्यू में है। क्या मेन्यू में आपको कार भी दिख जाएगी कि ये सब खाने के बाद डेजर्ट्स में कार खा लीजिए हमारी? ऐसा हो सकता है क्या? डेजर्ट? तो बेसिकली ये नहीं है। लेकिन अगर मैं इसी को बोलूँ परचेज ऑफ कार बाय टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स का धंधा है भाई गाड़ी बेचना, तो उसके लिए क्या हो जाएगा ये? क्योंकि भाई वो तो डे टू डे गुड्स, जैसे चाइनीज़ वैन। अब चलो मैंने चाइनीज़ वैन की बात करी थी, ठीक है? अब सबसे पहले कार का समझ आ गया आपको, टाटा मोटर। और अगर मैं चाइनीज़ वैन वाले का बोलूँ कि उसने पोटैटोज़ खरीदे, चिली पोटैटोज़ बनाएगा, पोटैटोज़, अनियंस, कैप्सिकम, तो ये सब क्या होगा चाइनीज़ वैन के? बिकॉज दे आर डीलिंग इन दैट। जिस चीज़ में आप ट्रेड करते हो वो आप खरीदते हो तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, और जो ट्रेड करने के लिए बहुत सारी चीज़ें लगती हैं वो क्या होता है बेटा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, प्रोजेक्टर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पानी की मशीन लगी हुई है, ठीक है, फैंस लगे हुए हैं, स्क्रीन लगी हुई है, चेयर्स है, ये सारे के सारे क्या है? आर वी ट्रेडिंग इन दिस? नो। तो ये जब मैंने खरीदा तो क्या हो जाएगा मेरा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है बच्चे? ऑनलाइन में भी क्लियर है? चेतन क्लियर है दोस्त? विधि क्लियर है? यस सर। ठीक, तो बिजनेस, चेतन को क्लियर है ना दोस्त? यस सर। ठीक, ठीक है। तो बेसिकली बिजनेस जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? फिर हमने एक पॉइंट करा था, एक नया पॉइंट उठाता हूँ आपके साथ पहले, ठीक है? आप सभी बच्चों को रॉयल एनफील्ड पता है बच्चे? रॉयल एनफील्ड को बुलेट भी बोलते हैं, ठीक है? कितने सीसी की आती है रॉयल एनफील्ड जनरली?
350cc। तो लड़के से पूछता हूँ कल्याणी जी क्या होता है 350cc? रॉयल एनफील्ड पता है? रॉयल एनफील्ड भी पता? एक वो बाइक नहीं चल रही बड़ी शोर कर रही होती है, ऐसे देखा कभी यार? नहीं। बुलेट, बुलेट पता है? हाँ आपको पता है बच्चे? हाँ और ये क्या होता है 350cc? ये नहीं पता। तो बेसिकली ये इंजन की पावर होती है, समझ रहे हो? जैसे जो आपकी गाड़ी होती है ना वो 1000 सीसी की होती है, ठीक है? एक्टिवा जो होती है वो 125 सीसी होती है। तो जितनी ज़्यादा सीसी होएगी उतनी पावर होएगी, ठीक है? तो 350 सीसी सपोज करो आपने बाइक परचेज करी, अच्छा जी, तो बेटे अगर आपने 350 सीसी की बुलेट खरीदी, कितने रुपए की खरीदी सर? कितने की आती है? 2 लाख की। पूरी रिसर्च करके बैठा हुआ भाई। कौन सी वाली? 350। कौन सी? स्टैंडर्ड, क्लासिक? क्लासिक 230 240 की हो गई है, बट हाँ ठीक है 2 लाख लगा लेते हैं। तो बेटा कितने रुपए की बाइक आ रही है ये? 2 लाख रुपए। मेरा आपसे सवाल, आपने खरीद लिया बाइक, ठीक है? कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? वेरी गुड। तो ये मेरा क्या खर्चा होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। जनरली ऐसे बोल रहा हूँ, इसमें पेट्रोल डलवाओगे तो क्या होगा? वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पर मुद्दे की बात ये नहीं, मुद्दे की बात ये है आपने रॉयल एनफील्ड खरीदी 350 सीसी, आपने कहा यार इसका ना इंजन और बड़े वाला लगाना, ठीक है? कौन सा? बाइक का नाम सुना आपने? सुपर मीटियोर। सुपर मीटियोर सुना? कितने सीसी है वो? 650, ठीक है? सुपर मीटियोर 650 सीसी। अब आप मुझे बताइए किस बुलेट में ज़्यादा पावर होगी? सुपर, क्योंकि इंजन ज़्यादा बढ़ेगा तो परफॉर्मेंस बढ़ेगी। आपने बोला बाइक तो खरीद ली मैंने, लेकिन आप गए आपने बोला भैया ये 350 सीसी वाला इंजन हटा दो, बाइक वही रहेगी और उसकी जगह 650 सीसी वाला इंजन लगा, ठीक है? ऐसा हो सकता है? हो सकता है। उनसे बोला हो जाएगा जी, बस आपका खर्चा आएगा और 80,000 का। आपने बोला कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, 80,000 का खर्चा आएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। बच्चे प्रॉफिट जो हो रहा है ना ये आपकी रिसिप्ट है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा आज, है ना विधि जी? ये वाली बात करूंगा, ठीक है? तो 80,000 का खर्चा हुआ। अब आप मुझे बताओ क्या होगा ये, कैपिटल या रेवेन्यू? रेवेन्यू या कैपिटल? गाड़ी चला ली तूने 1 साल दोस्त, तूने 1 साल चलाई, तेरे को मज़ा नहीं आया, तूने कहा मैं मॉडिफिकेशन कराता हूँ। मॉडिफिकेशन होती है ना, बदलवा दिए साइलेंसर, बदलवा दिए लाइटें, बदल, साइलेंसर पे नहीं जा रहा अभी मैं, इंजन मैंने चेंज करा दिया, ठीक है? कैपिटल या रेवेन्यू? सर कैपिटल। कैपिटल। विधि जी कह रही हैं कैपिटल, और चेतन क्या बोल रहा है? चेतन जी लग रहा बाइक लेने ही चला गया ये तो। यस सर, यस सर। कैपिटल होगा रेवेन्यू होगा दोस्त? कैपिटल हो सकता है क्योंकि डेली में थोड़ा इंजन चेंज कराएंगे। नहीं, लॉजिक ये नहीं है वैसे, पर इसका पहले मैं करेक्ट आंसर देता हूँ। करेक्ट आंसर इज, ये क्या बात हो गई सर, बाइक तो रेडी थी, लेकिन आप मुझे बता दीजिए क्या ये खर्चा करके बाइक की परफॉर्मेंस इम्प्रूव नहीं होगी? नई बाइक से भी ज़्यादा बेटर। मैं एक लाइन लिखता हूँ आप समझेंगे। एनी एक्सपेंस that improves the performance of an asset is capital expenditure। बढ़ गई बेटे, इम्प्रूवमेंट हो गई है। इम्प्रूवमेंट होता है पहले से भी ज़्यादा बेहतर। अगर आप कोई खर्चा करते हैं जो कि पहले से ज़्यादा बेहतर कर दे उस चीज़ को, तो उस खर्चे को क्या बोला जाता है बेटा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर मतलब क्या लॉजिक है? अभी आ जाऊंगा मैं इस पर। एक और इसी के लाइन के नीचे ही आप लिख सकते हैं
एनी एक्सपेंस दैट मेंटेन्स, मेरी हैंड राइटिंग समझ आ जाती है, कहीं डाउट है तो पूछ लेना बेटा। दैट मेंटेन्स द परफॉर्मेंस ऑफ एन एसेट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओ माय गॉड, एक वर्ड है इम्प्रूव और एक वर्ड है मेंटेन। एग्जैक्टली। व्हेन यू डू सर्विसिंग, क्या नई गाड़ी से भी बेटर हो जाता है? नहीं होता। आप गाड़ी की सर्विसिंग कराइए, बाइक की कराइए, एसी की कराइए, आप वो खर्चे क्या कर रहे हो? मेंटेन कर। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर मैं एक बेटा गाड़ी के अंदर, बाइक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? इंजन। और अगर इंजन ही बदल दिया और वो भी 350 का नहीं लगाया, पहले वाला 650 वाला लगाया जिसमें और बढ़िया परफॉर्मेंस होगी, तो वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए। समझ रहे हो? तो बेसिकली उसको क्या बोलूँगा बच्चे में? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अगर कोई खर्चा आप करते हैं जिससे आपकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है, तो वो क्या हो जाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। बताइए, क्लियर है बच्चे? आओ जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बच्चे। बस खत्म होने वाले, चलो पहले एक आध छोटा वाला कराता हूं। अगर कोई खर्चा हेडिंग डाल लेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सपेंस, मतलब वो खर्चा सर कितनी बार होता है, एक कंपनी उस खर्चे को कितनी बार करती है। मैं आपसे पूछता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता होगा वो कैसे आता होगा? मंथली। कह सकता हूँ फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस एक्सपेंसेस मंथली। सैलरी मंथली। और कोई खर्चा बताओ? इंश्योरेंस मंथली या एनुअली? एनुअली, है ना? तो अगर कोई खर्चा का फ्रीक्वेंसी एनुअली होता है, मंथली होता है, क्वार्टरली हो जाए, भाई 3-3 महीने का एग्रीमेंट हो रखा है किसी से, यानी कि वो खर्चा मैं हर साल एक बार करता ही करता हूँ नहीं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हम लोग वो पैकेज लेते हैं, जस्ट डायल का पैकेज होता है, गूगल एडवर्ड्स होती हैं, ऐसे और भी मार्केटिंग के कई चैनल्स होते हैं यूट्यूब पर, एवरीथिंग, ठीक है? तो वो हम कंटिन्यूस पेमेंट करते हैं उनको। तो आपके हिसाब से वो कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ रहे हो? तो अगर एनुअली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मतलब एक साल या इसके अंदर अंदर, विद इन 1 ईयर, तो उसको मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर बार बार खर्चा हो रहा है ना, तो रेवेन्यू हो गया। और अगर मैं बोलूँ फ्रीक्वेंसी है वंस इन 3 to 5 ईयर्स, 3 से 5 साल में एक बार, या आप कह सकते हो 2 साल में एक बार। जैसे आपसे पूछता हूँ, आपने लास्ट टाइम शादी के लिए जो कोट पैंट सिलवाते हैं या गर्ल्स का लहंगा होता है, लास्ट टाइम कब खरीदा? कह सकता हूँ सर अगर हम एक बार खरीद लेते हैं, फैमिली में होता है, तो उसको बार बार पहनते रहते हैं या संभाल के रखते हैं? नेक्स्ट अभी कभी 2-3 साल बाद शादी होएगी तो भी होगा, है ना? जैसे, है ना, संभाल के रखते हो। तो वो खर्चे को क्या बोलूँ, कैपिटल या रेवेन्यू? कैपिटल, है ना? एसेट है बेटे, समझ रहे हो? और जो टी शर्ट्स आप परचेज करते हो सकता है वो 1 साल में खराब हो जाती हो, पहनते ही बार बार, रेवेन्यू हो जाता है। समझ रहे हो? अब कोई इंसान बोले सर जी मेरी जो टी शर्ट है ना 40,000 की है, हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं नहीं फेंकूंगा 1 साल में, 5 साल चलो बिल्कुल चल सकती है। तो रेवेन्यू या कैपिटल? हो सकता है कैपिटल है। तो ये तो जज करने वाली बात है ना भाई, समझ रहे हो? कोई रूल थोड़ा ना दे सकता हूँ मैं आपको कि बेटे टी शर्ट रेवेन्यू और ब्लेजर कैपिटल, ये सब थोड़ा ना चल रहा। मैं तो आपका इंटेलेक्ट डेवलप कर रहा हूँ कि किसी चीज़ को एनालाइज कैसे, कितनी डिटेल लेवल पे करा जा सकता है।
समझ रहे हो? सो बेसिकली जो खर्चा आप 2-3 साल में एक बार करते हो वो क्या हो जाता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जो बार बार हो रहा है वो क्या हो जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है बच्चे? सर और क्या अमाउंट, हाँ अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, अगर बहुत ही बड़ा खर्चा है, ह्यूज खर्चा, करोड़ों रुपए लग रहे हैं, लाखों रुपए लग रहे हैं, आपके घर के हिसाब से सोच लेते हैं। बड़ा खर्चा जब भी तुम घर पे करते हो वो रेवेन्यू होता है या कैपिटल होता है? कैपिटल है ना। बड़ा 50 साल लगा दिए, 40 साल लगा दिए, ठीक है। तो अगर अमाउंट बढ़ा, अब ह्यूज की डेफिनेशन तो सबके लिए अलग अलग होती है ना भाई। अभी आपने देखा था कि अभी अंबानी उनकी वो प्री वेडिंग हुई है ना, तो वो तो उनका तो लहंगा ही 10 करोड़ का होता है। दिखा रहे थे पर्स, मुझे तो पर्स दिख भी नहीं रहा था, बस लिखा हुआ था 10 करोड़ का पर्स है। मैं जूम करके देखा पर्स है, उनमें सारे डायमंड्स ही लगे होंगे, समझ रहे हो? तो बेसिकली उनके लिए तो 10 करोड़ भी हो सकता है कुछ ना, लेकिन जनरली हम तो जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए करें उस एंगल से देखेंगे ना। जो खर्चा बड़ा है वो जनरली क्या माना जाता है? कोई रूल नहीं बना रहा मैं आपके लिए, आप बोलो नहीं सर मैं तो यही रूल लगाऊंगा जो खर्चे बढ़े। ओ भाई एक बात बताओ, ये जो आरओ है ना बेटा, ये 8,000 का आता है, ठीक है, और एसी आता है 40,000 का। तो मैं क्या बोलूँ, एसी बड़ा खर्चा तो कैपिटल, ये छोटा खर्चा तो रेवेन्यू, थोड़ा ना चलो। तो एक सिर्फ इंटेलेक्ट बोला, ये भी कैपिटल, क्योंकि ये भी 4-5 साल में एक बार होगा। तो मैं कोई एक रूल नहीं लगा सकता, हम ये सारे पॉइंट्स देख के फिर सोच के बताते हैं कैपिटल है क्या, समझ रहे हो? बट जनरली क्या होता है, इफ द एक्सपेंस इज ह्यूज इट इज कैपिटल, इफ इट इज ऑफ लेस अमाउंट then it is revenue expenditure. एक एनालिसिस उस टाइम से करते हैं, हाँ करेक्ट, कि मतलब एक पॉइंट ऑफ एनालिसिस ये है कि यार अगर छोटा अमाउंट है, चाहे मेरा एसेट है, जैसे सपोज करो बच्चे, अगर मैं ये बोलूँ ये पड़ा है ट्राइपॉड पड़ा हुआ है, ठीक है, ये ट्राइपॉड आता है 1200-1500 रुपये, हो सकता है ये 2-3 साल यूज़ कर लूँ मैं, क्या इसको मैं कैपिटल बोलूँ या रेवेन्यू बोलूँ? आपको लगेगा सर 2-3 साल यूज़ करो कैपिटल है, पर अमाउंट भी तो छोटा है। तो अगर मैं इसको P&L में डाल दूँ ना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, छोटे अमाउंट है ना, समझ रहे हो? तो लगेगा आपको ये सर ये तो फिक्स्ड एसेट है आपका, कायदे से यस बोल सकता हूँ, मैं आपको गलत नहीं बोल रहा। लेकिन अगर मैं इसे बोल दूँ कि मैंने सोशल मीडिया इक्विपमेंट्स के नाम पे खर्चा डाल दिया, मैं क्या ही बड़ा खर्चा है, क्या हो, छोटा अमाउंट है, ठीक है यूज़ होगा 2-3 साल यूज़ हो जाएगा, पर अगर आप इसको रेवेन्यू भी मान लो तो ऐसा कोई बहुत गलत नहीं हो जाएगा, अमाउंट इतना मटीरियल नहीं है, समझ बच्चे? चलिए तो सर एक पॉइंट और करते हैं, बस मैंने ऑलमोस्ट आपके साथ कर लिया। अच्छा हाँ, एक बेनिफिट क्या बच्चे, लेस अमाउंट, ऊपर है ह्यूज अमाउंट, ह्यूज, अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं कह सकता हूँ कि आप खर्चा तभी करते हो क्योंकि आपको ज़रूरत होती है? आई मीन आप घर से इधर तक आए तो आपको मेट्रो को देना पड़ेगा ना पैसा, क्योंकि तुम्हारी ज़रूरत है ना? और आप जैसे रेस्टोरेंट में जाते हो तो रेस्टोरेंट में जाके भी आपको अगर खाना खाना है तो आपकी ज़रूरत, आपको भूख लग रही है, आप रेस्टोरेंट में गए तो आप पैसा देते हो, बिना ज़रूरत के कहीं पैसा देते हो? ऐसा नहीं होता ना जनरली। क्या मैं कह सकता हूँ कि क्योंकि आपको मज़ा आता है इसलिए आप पैसा देते हो? हाँ सर वो रुकावट आ गया उसमें, जो संतोष आया ना बनाने में, उसके पीछे वो ऊपर नीचे हो जाएगा ऐसे लगाने में, तो खाने के पीछे खिड़की नजर आ रही है,
घास तो हटा दी हमने, पलाई ढकी हुई है ना इसमें रखा, वो कह रहा है उखाड़ना पड़ेगा। प्लाई को? हाँ, पलाई उखाड़ेंगे तो खिड़की को आग लगी है, तो इसी के ऊपर लगा दे, तो ऐसे जैसे हो रहा है। ठीक है बच्चे, तो बेसिकली क्या मैं कह सकता हूं कि तुम खर्चा करते हो क्योंकि तुमको खर्चा करने में उस टाइम वो चीज़ का मजा आता है। जैसे आप मूवी देखते हो तो तुम्हारी जरूरत है मजे के लिए, जरूरत है, अजीब हो रहा है मूवी देखनी है, ऐसा होता है क्या? नहीं ना। ठीक है, तो आप मुझे बताइए क्या मैं कह सकता हूँ, व्हेन यू स्पेंड यू गेट सम बेनिफिट। जब मूवी देखते हो तो आपको कितने घंटे का बेनिफिट मिलता है? 3 घंटे, है ना। अगर मैं बिजली का बिल क्यों पे करता हूँ? मुझे अच्छा लगता है पे करना, मैं पे करूँगा तभी तो चलेगी ना, मेरी ज़रूरत है ना। ठीक है, तो जब मैं पे करता हूँ मुझे कितने महीने बेनिफिट मिलता है? टेक्निकली 1 महीना। सैलरी दे दो आप एक एम्प्लॉय को, सैलरी दो भाई 50,000 सैलरी, पूरे साल भर काम करेगा आपके लिए, महीने का काम करेगा। बेसिकली व्हेन यू स्पेंड यू गेट द बेनिफिट फ्रॉम दैट। जब मैंने लैपटॉप खरीदा तो मुझे इससे बेनिफिट मिल रहा है ना भाई। जब मैंने ये आरओ खरीदा तो इससे बेनिफिट मिल रहा है ना। अब मुद्दे की बात ये है कि ये खर्चा करके बेनिफिट कितने टाइम तक मिल रहा है। अगर तो बेनिफिट 1 साल तक मिल रहा है, अप टू 1 ईयर, तो वो क्या हो जाएगा? रेवेन्यू। और अगर 1 साल से ज़्यादा मिलता है, कैपिटल। आपने बाइक खरीदी, आपको बेनिफिट 1 साल के लिए मिलेगा, 1 साल से ज़्यादा मिलेगा, कैपिटल। ये चेयर मैंने खरीदी, बेनिफिट 1 साल या 1 साल से ज़्यादा, कैपिटल। मैं सैलरी दे रहा हूँ, बेनिफिट 1 साल या 1 साल से ज़्यादा, विदिन 1 ईयर, 1 महीना। कंज्यूमेबल, दाल रोटी चीनी सब्जी 1 साल से ज़्यादा चला लोगे क्या उसको? नहीं ना। तो वो सारे के सारे खर्चे क्या हो गए बेटे? आपके रेवेन्यू। और जो यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट बेनिफिट फ्रॉम दी एक्सपेंडिचर। अगर बेनिफिट ज़्यादा मिलता है 1 साल से ज़्यादा तो वो कैपिटल हो जाता है, और अगर बेनिफिट 1 साल या उससे कम होता है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है बच्चे, तो एक लाइन हम लिख सकते हैं, बेनिफिट डिराइव्ड फ्रॉम द एक्सपेंडिचर। मतलब बेसिकली आपने खर्चा करो और आपको बेनिफिट मिलता है उससे। जैसे आप गोलगप्पे वाले भैया के पास गए तो 1 साल तक बेनिफिट रहेगा, मज़ा आएगा। आज 1 प्लेट गोलगप्पे खाई तो 1 साल तक याद रहेगी नहीं, 10-15 मिनट, आधा घंटा, है ना। तो बेसिकली बेनिफिट अगर आपको अप टू 1 ईयर तक है, मुझे उस खर्चे से बेनिफिट कितना अप टू 1 ईयर, तो मैं क्या बोल दूंगा बेटा? रेवेन्यू। और अगर मैं बोलूं कि बेनिफिट मिल रहा है अबव 1 ईयर तो क्या हो जाएगा बच्चे? कैपिटल। आप देख रहे हो मोटा मोटी वही बातें निकल के आ रही है ना सारी, बड़ा खर्चा, बेनिफिट, ये सारी चीज़ें। बस एक आखिरी पॉइंट रह गया, गुडविल भी एसेट है। तो बच्चे गुडविल जो है, बिल्कुल गुडविल एक एसेट है और आप खरीद सकते हो। वो कैसे खरीदते हो हम थोड़े जब अभी बड़े हो जाए। वैसे पार्टनरशिप करा हुआ है तुमने, पर पार्टनरशिप के एंगल से वो तो सेल्फ जनरेटेड होती है। मतलब आप ये समझो कि 10 रुपये की चीज़ अगर मैं 15 में खरीद रहा हूँ, सपोज करो तुम मार्केट में गए, मार्केट में वो भैया राजमा चावल बेच रहे हैं 30 रुपये के, तुमने बोला नहीं भैया आप सस्ता बेचते हो, मैं तो 50 दूंगा, 50 का मजा है इसमें, तो तुम 20 रुपये उसकी गुडविल का दे रहे हो। यार बढ़िया बनाता है यार, कम में बेच रहा है, तो 20 रुपये क्या होता है? गुडविल। तो गुडविल क्या हो जाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है इस। और ये गुडविल इन चीज़ों में नहीं आती जब पूरा का पूरा बिजनेस आप खरीद लेते। रिलायंस ने वोडाफोन को खरीद लिया, वैल्यूएशन होती है उससे ज़्यादा पे हो गया, तो उस तरीके से होती है, सारी बातें करेंगे। तो एक लास्ट पॉइंट है जी, और फिर बच्चे हम ट्रू फॉल्स और उसमें मतलब इंटेंशन आपके पास आ जाएगी। और 2 पॉइंट हमने जो लास्ट क्लास में करे थे वो मैं रिवाइज करा दूंगा सब। ठीक है, आप में से कोई बच्चा जो बिजनेस करना चाहता है, मतलब सीए करने के बाद जॉब करोगे या बिजनेस, अभी सोचा ऐसा है? नहीं, दोनों। जहाँ जॉब करोगे उन्हीं का बिजनेस साइड में कर दोगे। अच्छा वैसे ही करेगा? हाँ, क्या करेगा? जैसे सपोज कर होटल इंडस्ट्री में
तो होटल में कस्टमर होते हैं कि फैमिलीज आ रही हैं, रूम बुक करने हैं, तो तू अपना बिज़नेस अलग से होटल का खोलेगा। जो होटल को कॉल आ रही है कि रूम चाहिए, तो वो उनसे अलग से बात कर लेगा। और अपना ये बढ़िया भाई तेरा। ऐसा ही कोचिंग के बारे में तो नहीं सोचा, कह रहा है यहीं से पढ़ के इनके सामने इंस्टीट्यूट खोल दूंगा? नहीं, कह रहा है सर ये स्कीम आपको थोड़ा बताओ। ठीक है, ठीक है, मतलब बेसिकली बिजनेस करने का अगर आप सोच रहे हो अच्छी बात है। और अभी तो मतलब टू अर्ली टू कंक्लूड कि आप क्या करोगे, आपका क्या इंटरेस्ट लेवल जाएगा, ठीक है। बट सपोज करो, चलो आदित्य जी की ही बात कर लेते हैं। मान लो आदित्य जो है सीए बन गया बेटा, और इसकी फाइनल में रैंक कितनी आ गई? AIR1। AIR1 पता है आपको क्या होता है? ऑल इंडिया रैंक। 50 रैंक आती है पूरे इंडिया में। 50 रैंक का मतलब ये नहीं होता 50 बच्चे। अगर उसी नंबर पे 10 बच्चों की रैंक है तो सबको 1 मिलेगा, वो समझ रहे हो? तो बेसिकली अगर 600 नंबर का पेपर है और किसी का है 550, सबसे हाईएस्ट है ये, तो इसको AIR1। एक और बच्चा है सर राजस्थान से, उसके पास, उसका भी 1। एक और बच्चा है सर मुंबई से 550, उसका भी 1। फिर उसके बाद किसी बच्चे के नंबर है 535, बीच में कोई है ही नहीं, तो उसकी रैंक क्या आ जाएगी? अरे तो 50 नंबर पे रैंक आ रही है टेक्निकली, ठीक है। तो आदित्य जी की रैंक आ गई जी AIR1। और आदित्य जी एक दिन मुझे मिले, तो बेसिकली AIR1 था और ये भाई बिजनेस कर रहा था। ठीक है, और ये किसी क्लब में बैठा हुआ था, ठीक है, क्लब में ड्रिंक कर रहा था, मैंने पकड़ लिया इसको, ठीक है। तो एक मतलब क्लब में बैठा है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। मैंने कहा आदित्य जी कैसे हैं आप? और आदित्य ने पहचाना कि अरे सर आपसे तो मैंने पढ़ाई करी थी। मैंने कहा क्या कर रहा है आजकल? कह रहा बिजनेस कर रहा हूँ सर। मैंने कहा वेरी गुड यार। मैंने कहा कितने की सेल्स है? कह रहा 100 करोड़ की सेल। मैंने कहा खर्चा कितने का कर रहा है भाई? कह रहा 60 करोड़ का खर्चा। मैंने कहा तो बहुत अच्छा कर रहा है सर। मैंने कहा आदित्य जी आप तो 1 साल का कितना रुपया बचा रहे हो? 40 करोड़। जो मैंने इसका ये फिगर दिया 40 करोड़। इसने मेरे से पूछा सर आपका कैसे चल? मैंने कहा छोड़ भाई, लेट्स चेंज द टॉपिक। इतने बड़े बड़े अमाउंट कमा लेगा हम तो भाई एक दिन का 500 रुपये दिहाड़ी आ जाती है। मैंने कहा वो छोड़। मैंने कहा एक बात बता कि भाई तेरी सेल 100 करोड़ की है, बहुत सही है यार, लेकिन ना तुम्हारी जो कॉस्ट है ना वो इन्फ्लेटेड है। इसे कहा क्या मतलब सर, इन्फ्लेटेड क्यों है? मैंने कहा तू जहाँ से रॉ मटेरियल मंगाता है ना 20 रुपये का रेट से खरीद रहा है, तो मैं अभी 2 मिनट में कॉल करके तेरे को 12 रुपये का दिलवा सकता हूँ। अब मुझे बताओ ये इंटरेस्ट जाग जाएगा नहीं जाग जाएगा इसका मेरे से बात करने का? कहेगा सर ये करवाना कंफर्म। मैंने कहा ले भाई स्पीकर को। मैंने कहा ये मटेरियल कितने का मिलेगा? ये कह रहा 12 रुपये। मैं तो बहुत इन्फ्लेटेड है यार, मेरी टीम तो बड़ी ख़राब है। मैं तो परचेज़ के लिए उनको लगा रखा, पूरे भारत देश में जहाँ सबसे सस्ता मिलता है वहाँ से खरीदो। दिन रात लगे रहते, कहते सबसे सस्ता रेट 20 रुपये है सर अभी है, और सर ने 12 की डील करा दी। मैंने कहा उसके बाद ये जो तेरा लेबर है और जहाँ जहाँ फैक्ट्री प्लेस्ड है वो थोड़ी सी बेटर जगह हो सकती हैं, क्योंकि मटेरियल जहाँ से आएगा सस्ता हो जाएगा। तुम्हारी जो लेबर है वो स्ट्राइक बहुत करती है, तुम्हारे यहाँ पे लाइट बहुत जा रही है, तुम्हारी वेस्टेजेस बहुत है। तो बेसिकली इसने कहा तो सर मतलब आप कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा मैं कहना ये चाहता हूँ कि मैं तेरी सेल्स पे तो कोई कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन मैं तेरी कॉस्ट 40 करोड़ कर सकता हूँ। जो तेरा खर्चा 60 करोड़ का हो रहा है ना, मैं कुछ बातें बताऊंगा और उससे कॉस्ट 60 करोड़ से कितनी कम हो जाएगी बेटा? 40 करोड़। और इससे प्रॉफिट कितना हो जाएगा? अब मुझे बताइए आदित्य जी, क्या आप ये जानना चाहेंगे कि कैसे होगा? जानना चाहेगा ना? और क्या मैं इसको बता दूँ?
फ्री में। अब मुझे बताइए, मैंने इसको बोला कि सुन भाई, ये सब चीज़ें ना R&D करी हुई है, मेरे को 12 रुपये वाला वेंडर तुक्के में थोड़ा ना मिलाऊंगा, हमारी भी टीम लगी हुई है, तो फीस लगेगी 5 करोड़ की। आदित्य जी दे दोगे 5 करोड़? बिल्कुल दे दोगे। मेरा 5 करोड़ देके अभी भी तो फ़ायदा ही हो रहा है 15 करोड़ का। एंड नॉट जस्ट फॉर दिस ईयर, फ्यूचर के हमेशा इसको बेनिफिट होएगा। मैं कोई बार बार थोड़ा ना ले रहा हूँ, मैं तो तेरे को एक एक्सेल फाइल दूंगा वेंडर्स की, यहाँ से खरीद ले माल, लेबर के कॉन्टैक्ट डिटेल भी दूंगा, ये लेबर रख, और क्या क्या तेरे उसके सिस्टम में प्रॉब्लम। आपको क्या लग रहा है ये सब होता होगा? नहीं होता होगा। आपने बिग फोर सुना है? बिग फोर, EY, Deloitte, KPMG, they give these services to the companies। जैसे एयरटेल है, एयरटेल कहती है कि मुझे अपनी कॉस्ट ना, सेल तो मैं देख रहा हूँ, मुझे सेल में भी हेल्प करना, पर मेरी कॉस्ट है ना उसको थोड़ा रिड्यूस करवाइए ना। बिग फोर कहते हैं ठीक है। EY, Deloitte, they give advisory services, ये हम आपको बताएं, लेकिन उसके लिए क्या लगेगा? फीस लगेगी। कितने रुपये फीस लग रही है? हमारे केस में कितने रुपये फीस लग रही है? 5 करोड़। आदित्य ने कितने रुपये पे करे बेटा? 5 करोड़। मेरा आपसे सवाल है, कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? आंसर इज, आप बोलोगे सर ये तो कोई एसेट, कोई तुम्हारे फैक्ट्री में कोई एसेट आया? वैसे टेंजिबल कुछ नहीं आया, मैंने फॉर्मूले, मैंने अपना दिमाग बेचा दिया। लेकिन कहने से इस खर्चे का बेनिफिट लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, ठीक है। और इसके ऊपर एक लाइन होती है, मैं बोलता हूँ, एनी एक्सपेंस दैट रिड्यूस द वर्किंग एक्सपेंस, दैट रिड्यूस, डे टू डे खर्चे को रिड्यूस करवा दिया बेटे मैंने। तूने 5 करोड़ दिए, उससे क्या हुआ? तेरा डे टू डे खर्चा कम हो गया तेरा। क्यों डे टू डे खर्चा कम नहीं हो गया? 60 करोड़ से 40 पे आ गया तू। कितने रुपए खर्च के? 5 करोड़ खर्च के। एनी एक्सपेंस दैट रिड्यूस द वर्किंग एक्सपेंस ऑफ एंटरप्राइज, दैट रिड्यूसेस द वर्किंग एक्सपेंस of the enterprise is capital expenditure। हाँ जी, विधि जी क्लियर है? चेतन क्लियर है? दोस्त क्लियर है बच्चे? Yes, sir। चलिए खूब। बस बेटे एक्सपेंडिचर की काफ़ी हद तक यही बात थी, लेकिन हम लोगों ने ना लास्ट क्लास में 2 बातें करी थी, उसको लिख लेते हैं। आपने लिखी हुई हैं, जो बच्चों ने लिखी हुई थी वो है, हमने बात करी थी एनी एक्सपेंस दैट इज इनकर्ड टिल द टाइम asset is ready for use is capital expenditure। कोई भी खर्चा, any expense that is incurred, अच्छा जी incurred खर्चा हुआ है, कब तक हुआ है? जब तक वो रेडी नहीं हुआ एसेट। एग्जाम्पल देता हूं आपको, पर आपको ये ऐसे दिख जाएगा बेटे। ये ना मैंने एक आप ये कह सकते हो प्लांट एंड मशीनरी बनाना स्टार्ट करा। प्लांट एंड मशीनरी बन सकती है ना प्लांट एंड मशीनरी भी। या आप घर ले लो, घर बना बनाया सारे पड़े हुए, या घर बनाए जाते हैं, घर बनाए जाते हैं। तो बेसिकली एक घर की, दैट इज लैंड एंड बिल्डिंग, इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई 1/4/18 को। 1/4/18 को घर बनाना स्टार्ट। कैसे बनेगा घर? ऑब्वियसली आप पहले किसी कॉन्ट्रैक्टर से बात करोगे, उसे बोलोगे भाई साहब इतने फ्लोर बनाने हैं, वो लेबर लगाएगा पहले तो, ठीक है। अच्छा ऐसी बात करता हूँ आपसे,
आपने देखा आजकल बहुत सारे फ्लोर्स नए नए बनते रहते हैं, सिस्टम देख कैसे होता है, कुछ आइडिया? जैसे मैं पूछता हूँ आपसे, तुम्हारे हिसाब से एक फ्लोर बनाने का खर्चा कितना लगता होगा? गज समझते हो? गज 200 गज होता है, जैसे 200 गज समझते हो? समझते हैं? 100 गज 200 गज समझते हो? बेसिकली अगर मैं बोलूँ ना आपको, नीचे वाला जो फ्लोर है हमारा, जो ग्राउंड फ्लोर सॉरी सेकंड फ्लोर है, आप ये कह सकते हो वो 250 गज है, ठीक है? तो 200 गज का आइडिया थोड़ा लग जाएगा, मतलब ये लगा लो, ये वाला कितना होगा, ये होगा शायद से 40 गज, तो ऐसे 5 कमरे लगा, ठीक है? तो आप मुझे बताइए, अगर 200 गज का एक फ्लोर है, उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी है बनाने में? पूरा वॉशरूम बनना है, हाँ 30-40 लाख, या सोचो, डिपेंड करता है। लेकिन आपको बताता हूँ, ये जो जैसे 200 गज के घर ये जो बिल्डर बनाते हैं ना, या अगर आप जाओगे जैसे बनाने, तो 1 करोड़ रुपए एक फ्लोर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, 1 करोड़ रुपए। इट कैन बी 80 lakhs, ठीक है? पर आप आइडिया लगा के चलो, एक फ्लोर कितने का बन रहा है? 1 करोड़ कंस्ट्रक्शन। मेरे पास लैंड है, ठीक है? मतलब मैं आपको ये कह रहा हूँ, सर जी ज़मीन है हमारे पास, लेकिन मुझे बनाने हैं 3 फ्लोर, मान लो 3 बनाने हैं। ग्राउंड, आज के टाइम पे अपर ग्राउंड होता है कि पार्किंग हो जाती है नीचे, ठीक है? तो ग्राउंड मान लेते हैं, अभी कोई बात नहीं। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और टेरेस हो गई, बनेगी टेरेस तो बनेगी। तो आप ये लगा के चलिए कितने रुपए का खर्चा आ जाएगा? क्या इतने सारे घर बन रहे हैं, क्या वो लोग अपने पैसे से बना रहे हैं? अपने से नहीं बना रहे। वो बिल्डर को बुलाते हैं, बिल्डर बनाता है, बिल्डर पैसा लगाएगा, लेकिन बदले में बिल्डर एक फ्लोर ले लेगा आपसे। ज़मीन पूरी तुम्हारी थी, ज़मीन पता है कितने की है? मान लो 10 करोड़। ज़मीन कितने की है जी? 10 करोड़। और आपका प्लान है कि यार बनाते हैं कि वो है, तो बेसिकली 3 करोड़, तुमने कहा 3 करोड़ तो है नहीं। तो जितने भी घर तुम्हें दिख रहे हैं ना कंस्ट्रक्ट होते हुए, 95% एक फ्लोर वो जो बना रहा है वो रख लेता है। तो मेरे को बने बनाए नए नए फ्लोर मिल जाएंगे, और साथ में हो सकता है मुझे 1 करोड़ कैश भी दे दे। वो तो कमर्शियल वायबिलिटी तो देखनी पड़ेगी ना। यार बाहर राजमा चावल 600 रुपये के खाओगे क्या आप? नहीं खाओगे ना। तो वो जब वो डील करने जाएंगे तो देखेंगे ना क्या चीज़ की क्या वैल्यू है क्या नहीं है। बट आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ मैं, ये आज मैं जिस घर में रह रहा हूँ, एक आइडिया अगर आपको दे रहा हूँ, अगर मैं उधर हमारा बहुत पहले के टाइम का बना हुआ, ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं चाहूँ तो बिल्डर उसको बना सकता है 4 फ्लोर, जिसमें से वो 1 फ्लोर रख लेगा और हम लोगों को 1-2 करोड़ दे भी देगा और नया घर बन जाएगा। अब बोलोगे से मैं बिल्डर को क्या फ़ायदा? बेटे बिल्डर को फ़ायदा ही होता, वो अपने फ़ायदे के हिसाब से काम कर रहा है, हमारे फ़ायदे के लिए काम नहीं कर रहा। उसके भी लॉजिक लगे हुए हैं कि मैंने इनको अगर दिए 1 करोड़ दे रहा हूँ, 2.5 करोड़ में बना रहा हूँ, 3 करोड़ में बना रहा हूँ, 4 करोड़ लग गया, 5 करोड़ का फ्लोर बेच देगा, तभी तो करेगा काम। नुकसान में करोगे क्या? समझ रहे हो? अगर मैं आपको बोलूँ कि आओ MBA, मान लो MBA करते हैं, आपने बोला सर कितना खर्चा लगेगा, मैंने कहा 1 करोड़ रुपए, आपने कहा सर ठीक है लोन ले लेंगे, सर MBA होने के बाद सैलरी दें, मैंने कहा 10,000 महीना लगेगी बेटे, करोगे क्या आप? 20,000 महीना पे करोगे? 30,000 पे करोगे? तो दिमाग में एक फिगर आ रही होगी ना, इतना तो चाहिए ही चाहिए। बेटे बिल्डरों को भी तो समझ आई इतनी कि मैं आपको जो दे रहा हूँ, कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, बेचूंगा कितने का, बिना उस लॉजिक के थोड़ा ना काम चल रहा होता है। समझ रहे हो? मुद्दे की बात ये है, मतलब ये सारी बातें आपके साथ करूँगा मैं कि कैसे लॉजिक तक, क्योंकि आपको ना प्रैक्टिकली भी पता होना चाहिए कैसे। मुद्दे की बात ये है, घर बनना स्टार्ट हो गया, बहुत अच्छी बात है सर, घर बनना स्टार्ट हो गया, और घर रेडी कब हो गया पूरा? बेटे 6 महीने में घर पूरा का पूरा रेडी, बिल्डिंग रेडी 1 अक्टूबर। आप मुझे बताइए यहाँ पे खर्चे हुए होंगे, बहुत सारे हुए होंगे। क्या क्या? जैसे कि सीमेंट, और सीमेंट सरिया है ना, सरिया को आप क्या लिख सकते हो?
आयरन लिख दूँ, क्या लिखूँ, स्टील, ठीक है, सीमेंट, सरिया, और कह सकता हूँ टाइल्स लगेंगी, बहुत सारी ब्रिक्स लगेंगी। पीओपी समझते हो, पुट्टी, वो जो बिरला पुट्टी भी होती है, पीओपी तो शाइन एंड में करने के लिए। क्या होता है ना बेटे, मैं ना, मेरे को बहुत शौक है, घर जब बन रहा होता है ना, मैं देखता हूँ बड़े ध्यान से कि क्या कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी ना कॉन्ट्रैक्टर छिपा हुआ। मेरा भी जब घर बनता था तो बड़े ध्यान से देखता था वो क्या कर रहे हैं, ईंट कैसे लगा रहे हैं, वो है। तो ये जब भी बनता है ना तो इंटरेस्ट आता है बहुत मेरे को, तो ठीक है, पीओपी, वॉशरूम का सारा बनेगा, ठीक है, किचन बनेगा, खर्चे वर्चे लग गए ना सारे। अब मुझे बताइए, तो अलग अलग ऐसे टूटे टूटे खर्चे हैं ना, तो ये सारे खर्चे अल्टीमेटली, और सबसे इम्पोर्टेंट, ये सारा काम कर कौन रहा होगा, लेबर, दिहाड़ी मजदूर। बेटे ये सारा का सारा खर्चा मिलाकर कितना लग गया, 1 करोड़। आप मुझे बताइए, मेरी बिल्डिंग जब 1 करोड़ लगा दिया तो रेडी हो गई, अब तो रह सकते हैं। इस दिन को मैं क्या बोल रहा हूँ, इट इज़ रेडी टू यूज से जो भी पहले का खर्चा है वो सारा का सारा क्या हो जाता है, कैपिटल। और जब रेडी हो गया उसके बाद है तो उस खर्चे को क्या बोला जाता है। तो बेसिकली जब एक एसेट रेडी हो रहा होता है तो उससे पहले का सारा खर्चा क्या हो जाता है बच्चे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे हम लोग एग्जांपल लिया था कि सर अगर हम एसी परचेज करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, इंस्टॉलेशन का खर्चा, ये दोनों के दोनों खर्चे भी एसी की कॉस्ट में जुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक एसी रेडी नहीं है तब तक सारा का सारा खर्चा कॉस्ट में जुड़ जाता है। क्लियर है बच्चे? हाँ जी, ऑनलाइन में भी क्लियर है बच्चों को? यस सर। चलिए, बस एक पॉइंट मैंने वो बताया था, वो भी फटाफट बताता हूँ। अगर तुम एक घर खरीद रहे हो और उसके लिए तुमको लॉयर की ज़रूरत पड़ रही है, तो लॉयर को आपने पैसा दिया कि भाई बता दे भाई खरीदे ना खरीदे, कोई फ्रॉड ना हो जाए कहीं। तो लॉयर ने जो भी पैसा लिया, कैन आई से इट इज़ इन रिलेशन टू एक्विजिशन ऑफ द एसेट। आप एक घर खरीद रहे हो, आपको डर लग रहा है यार ये जेन्युइन है नहीं है क्या है, तो लॉयर ने आपको बोला कि मैं आपको बताऊंगा बट मेरी 10 लाख की फीस है, तो वो 10 लाख क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंस। लेकिन इन फ्यूचर अगर उसके ऊपर केस हो गया, वो प्रॉपर्टी पता लगे डिस्प्यूटेड दी, तो आप दोबारा लॉयर के पास गए, लॉयर ने कहा मैं आपको केस जिता दूंगा पर फीस लगेगी 5 लाख, देना ही पड़ जाएगा। आप मुझे बताइए अब वो 5 लाख क्या होगा, कैपिटल या रेवेन्यू? रेवेन्यू। वाई? बिकॉज दिस इज नॉट इन रिलेशन टू एक्विजिशन, दिस इज इन रिलेशन टू मेंटेनिंग योर एसेट। आपके पास कोई चीज़ है, आप उसको मेंटेन कर रहे हैं, और ये चीज़ हमने ऊपर भी जैसे लिखी थी कि एनी एक्सपेंस दैट मेंटेन्स द एसेट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है बच्चे? तो सर जी A to Z आपकी सारे एक्सपेंडिचर की बात हो गई है। आओ बच्चे एक फटाफट रिसिप्ट वाला बनाते हैं। अब एक जिस तरीके से खर्चा होता है उसी तरीके से रिसिप्ट्स भी होती हैं बच्चे। या तो रिसिप्ट होती है रेवेन्यू रिसिप्ट, या फिर क्या हो जाएगी बच्चे, कैपिटल रिसिप्ट। अब आप मुझे बताइए मैं डे टू डे रिसिप्ट कहाँ लिखूं, रेवेन्यू या कैपिटल? अब तो तुम्हारा दिमाग हो चुका है ना डेवलप। अगर मैं बोलूँ ह्यूज, चलो हाँ चलो ठीक है, फर्स्ट पॉइंट जैसे डे टू डे रेवेन्यू या कैपिटल? रेवेन्यू। तो हम यहाँ पे दे देते हैं, लिख देते हैं, ऐसे ही लिख देंगे छोटा छोटा बस। डे टू डे रिसिप्ट जो है वो रेवेन्यू, और 1 इन 2 to 5 years कैपिटल। एग्जैक्टली। तो 1 इन 2 to 5 years इज कैपिटल। फर्स्ट पॉइंट हो गया। इफ द अमाउंट इज ह्यूज, कैपिटल। जनरली अगर ह्यूज अमाउंट होगा तो कैपिटल होगा, एंड इफ द अमाउंट इज लेस अमाउंट तो क्या हो जाएगा बच्चे, रेवेन्यू रिसिप्ट। श्री जी एग्जाम्पल देता हूँ।
सेल ऑफ गुड्स किधर लिखूँ? मैं दुकान पे हूँ, मैं सामान बेच रहा हूँ, पैसा आ रहा है, अगला कस्टमर आया, पैसा आ रहा है, अगला रेवेन्यू, ठीक है ना। जैसे आप ये कह सकते हो सेल ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज, क्या हो जाएगा बच्चे ये? अच्छा अब बताओ डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड टेक्निकली जो भी तुम्हारे पीएनएल में आता है ना, क्रेडिट साइड पे डिस्काउंट रिसीव, तो वो भी किधर आ जाएगा? रेवेन्यू में ही। तो वो अभी ऐसे मुझे कोई लिखना नहीं है, लेकिन सेल ऑफ गुड्स हो गया। मतलब एक दो चीज़ें पूछनी है। इशू ऑफ शेयर्स, हाँ जी यार वो वाली देख, सर्विस क्या होता है, जैसे एड्यू जंक्शन है, वी आर नॉट सेलिंग गुड्स, वी आर सेलिंग सर्विस। तो मेरे लिए तो वो डे टू डे रिसिप्ट हो गई ना, समझ रहे? बच्चा आता है, बच्चा क्लास लेता है, रजिस्टर होता है, फीस आती है, तो वो जो मेरे को पैसा आ रहा है एड्यू जंक्शन के पास, उसको मैं क्या बोलूँ? रेवेन्यू या कैपिटल? रेवेन्यू, अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड, समझ रहे? वो वाली चीज़ थी कि मैं वन टाइम आपको कोई चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ। अच्छा वो उस एंगल से देख, मैंने आदित्य को सर्विस प्रोवाइड करी थी, आदित्य की जेब से निकल रहा है, वो तो खर्चा हो गया उसके लिए, कैपिटल। भाई मेरा तो धंधा ही यही है, मैं तो लोगों की कॉस्ट ही कम करता हूँ, मेरे लिए वो रिसिप्ट क्या हो जाएगी? मेरे लिए तो रिसिप्ट थी, वो हो सकता है मेरे लिए रेवेन्यू रिसिप्ट, बिकॉज आई प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विसेज। समझ रहे? क्लियर है दोस्त? अब एक चीज देखोगे अगर बच्चे आप, हाँ इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स में क्या होता है जी भाई? बार बार होता है या एक बार हो जाता है? 4-5 साल में एक बार होता है। बैंक लोन, कैपिटल। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, एक एसेट है बेच दिया, तो वो किधर आएगा? ऑब्वियसली बिकॉज इट इज नॉट एन एक्टिविटी जो बार बार करोगे ना, है ना। और इशू ऑफ डिवेंचर्स, कई ऐसा, इतना ही है बेटा रिसिप्ट के एंगल से समझ। बड़ी सिंपल सी बात है, जो चीज़ आपको पीएनएल में दिखती है क्रेडिट साइड पे। अच्छा एक पॉइंट और लिख सकते हैं हम, मैंने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करी एंड आई एम गेटिंग इंटरेस्ट एवरी। एक बात बताओ, आप एफडी कराते हो, आपको इंटरेस्ट मिलता है ना? ऐसी कंपनीज के पास भी एक्स्ट्रा पैसा होता होगा, एफडी करा देती होंगी, तो इंटरेस्ट आ रहा है, तो उसको क्या बोलूँगा? कैपिटल रिसिप्ट या रेवेन्यू रिसिप्ट? रेवेन्यू रिसिप्ट। हर साल आ रहा है ना, फ्रीक्वेंसी है, बार बार आएगा, बार बार, ठीक है ना। तो बेसिकली आप कह सकते हैं इंटरेस्ट रिसिप्ट। कई ऐसा, क्लियर है बच्चे? तो बेसिकली आपने बातें सुन ली हैं सारी, नोट कर लिया ये? क्लियर है? चेतन को भी क्लियर है? विधि जी क्लियर है बच्चे? यस सर। चलिए Yes, तो sir. बातें हो गई हैं बेटे, जितनी मैंने करनी थी आपके साथ इस चैप्टर में। मुद्दे की बात ये है सर जी, इसमें आएगा कैसे अब वो दिखाओ। ये देखो बेटे, ट्रू और फॉल्स आता है ऐसे, ठीक है जी। तो ये फाइल आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसमें नोट्स और वो अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दे दूंगा, तो उसमें आपके पास ये फाइल भी होगी। तो आइए एक बार देखते हैं, फर्स्ट वाला देखेंगे एक बार, क्वेश्चन नंबर 1। तो ये मॉड्यूल का ही है। एक चीज़ ध्यान रखना बच्चे, अभी वैसे न्यू सिलेबस का फॉर्मेट अभी आना बच रहा है, ये कैसे है, बट ये ध्यान रखना पहला क्वेश्चन ना ट्रू फॉल्स आता है, 12 नंबर का ना ट्रू फॉल्स आता है। और ना ही सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स, उसके साथ साथ आपको क्या देने होते हैं? रीजन, चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स। बच्चा एंड में पूछ रहा होता है सर ट्रू के रीज़न नहीं लिखे, नहीं भाई, चाहे उसी लाइन को लिखो, बेटर एक्सप्लेन करो, पर लिखना पड़ता है उसमें, ठीक है बच्चे। आइए सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं और देखते हैं ट्रू है कि फॉल्स है। ओवरहॉल एक्सपेंस, ओ सर ये क्या होता है मैं बताऊंगा, आप टेंशन मत लो। ओवरहॉल का मतलब पहले आपको बता देता हूं मैं, ओवरऑल मीन्स मेजर,
ओवरऑल का मतलब होता है मेजर रेनोवेशन या भारी खर्चा, ठीक है, ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज। अच्छा जी, हमने परचेज करी थी सेकेंड हैंड मशीनरी और उस पर हमने कुछ खर्चा करा, खर्चा छोटा मोटा करा, मेजर करा, आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ट्रू और फॉल्स? false, क्योंकि वो हिंट दे गया ओवरऑल से, ठीक है। आइए रीजन पढ़ते, पॉइंट नंबर 1 का रीजन आंसर में पढ़ना बेटा एक बार। वो कह रहा है ये जो ओवरऑल है ना, ये नेसेसरी है टू पुट सेकेंड हैंड मशीन वर्किंग। कहीं लिखा है ये कि कंडीशन, ये तो एजम्पशन है। वो कह रहा है ये खर्चा अपने इसलिए करा ताकि वो वर्किंग कंडीशन में आए, और ये पॉइंट फिर भी समझ आ रहा है, टू डिराइव लॉन्ग टर्म, मैंने खर्चा करा, भारी खर्चा करा तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट आ रहा होगा, इसलिए मैं उसको क्या मान रहा हूँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है बच्चे? अगला पॉइंट तो आपको आता है, मनी स्पेंट टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंस। याद करो, आदित्य से मैंने 5 करोड़ लिए थे, क्यों लिए थे? डे टू डे खर्चा कम करने का, तो वो खर्चा क्या हो गया था? कैपिटल। हाँ, तो क्या हो जाएगा ये? क्लियर है जी? अगला पॉइंट भी अभी अभी डिस्कस करा हमने, लीगल फीस टू एक्वायर प्रॉपर्टी। ट्रू और फॉल्स? खरीदने के रिलेशन में अगर खर्चा करोगे तो कैपिटल ही होगा ना बेटा। अगला देखिए, ये मैं बताऊंगा एक बार, मतलब ये आपको आ सकता है पर एक बार समझाता हूँ। अमाउंट स्पेंट एज लॉयर फीस। अच्छा जी, खर्चा किस चीज़ का हुआ है? लॉयर का फीस है टू डिफेंड। यहाँ तो मैं बोला था ना, किसी ने केस कर दिया आपके ऊपर, ये प्रॉपर्टी तुम्हारी नहीं, टू डिफेंड अ सूट। सूट मीन्स क्लेम, आई मीन केस, क्लेमिंग दैट फर्म्स फैक्ट्री, फर्म मतलब अभी इस केस में फर्म आप हो, कि आपकी फैक्ट्री बिलोंग टू दी प्लेंटिव्स लैंड। प्लेंटिव होता है जो एग्रीव्ड पार्टी होता है, जो कह रहा है अरे ये तो इसने मेरा घर ले लिया, तो आपके ऊपर केस करा ना किसी ने, तुमने तो सब देख देख के प्रॉपर्टी ली थी, पर एक बंदा आ गया अरे ये तो इन्होंने जब्त कर लिया। प्लेंटिव होता है जो बंदा केस करता है, इस कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आपने लॉयर को पैसा दिया, कैपिटल या रेवेन्यू? तो ट्रू या फॉल्स? समझ रहे? पॉइंट नंबर 5 मत पढ़ना अभी, पॉइंट नंबर 5 नहीं पढ़ना बेटे अभी, 5 के पास लेकर आऊंगा आपको। पॉइंट नंबर 6 पढ़िए और बताइए। फॉल्स? कैपिटल लग रहा है? रीजन मतलब कैपिटल क्यों लगा आपको? डिपेंड करता है मतलब, लेकिन वो कैसे हिंट लग रहा है? आई मीन ये चीज़ है ना, मतलब वो वाली चीज़ है कि इंस्टीट्यूट क्या सोच रहा है हमें वो पकड़ना पड़ेगा। सर रिपेयर तो नॉर्मल रिपेयर भी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है। वाइट वॉश तो हो सकता है, हर साल होता हो? नहीं हो सकता, हो सकता हर साल भी हो सकता है, 5 साल में एक बार भी हो सकता है, पर कहीं कोई हिंट लग रही है। फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन परचेज ऑफ एन ओल्ड बिल्डिंग, इंस्टीट्यूट हिंट देना चाह रहा है। आपने देखा कुछ बिल्डिंग ऐसे बेटे एकदम अजीब सी होती हैं, जो एकदम बहुत पुरानी होती हैं, है ना? क्या उसमें ऑफिस खुल सकता है एकदम, या उस पर कुछ खर्चा होता है पहले? तो वो ना ओल्ड बिल्डिंग के एंगल से आपका ध्यान उधर ले जाना चाह रहा है कि भाई इतनी पुरानी बिल्डिंग है, खर्चा नहीं करेगा तो ऑपरेशन ही नहीं हो सकता। समझ रहे हो? आप सोचो अगर मैं यहाँ पे अभी ये सेटअप ऐसे की जगह अगर दीवारें लगी होती, समझ रहे हो, तो आप मुझे बताइए क्या उस सेटअप में क्लासेस ली जा सकती? नहीं ली जा सकती। तो अगर ओल्ड बिल्डिंग में दीवार है और सीमेंट ऐसी लगा भाई, पहले ढंग से उसको वाइट वॉश और वो तो करा लो, पीओपी तो करवा लो, तो वो खर्चा ओल्ड बिल्डिंग पे हो रहा है, तो इसलिए वो खर्चे को क्या मान लिया जाएगा बेटा? कैपिटल। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू और फॉल्स? अगला बताइए। सिनेमा हॉल के लिए लाइसेंस चाहिए होता है क्या?
ये ऐसी एक जगह हो, प्रोजेक्टर लगा दो यहीं पर, अभी मैं सोफे लगा दूँ, मूवी लगा दूँ तो सिनेमा हॉल, बाहर एडू जंक्शन की जगह PVR लगा देता हूँ। हाँ कर सकते हैं ऐसे रूल होते हैं कुछ, इतने एंट्री होने चाहिए, इतने एग्जिट होने चाहिए, सीढ़ियों का इतना लेवल हो, वो अभी आपको तो नहीं दिख रहा होता, आपको तो सिर्फ जो बैकएंड में जो कंप्लायंस है, जो लीगल टीम है, 500 प्रकार के कंप्लायंसेस होते हैं बेटे, ऐसा थोड़ा ना कोई भी सिनेमा हॉल से। आग लग गई तो पानी का कैसे वो है, एग्जिट कितने हैं, वो नंबर ऑफ एग्जिट ऐसे नहीं होते कि जहाँ आप देख रहे हो बस उनका मन कर रहा है, बाय लॉज है कुछ, रूल्स हैं कुछ, कि आप ऑडिटोरियम में पीछे की भी एग्जिट होनी चाहिए, पीछे आग लगी तो आगे भागने के लिए होना चाहिए, समझ रहे हो। तो बेसिकली ऐसे, तो बेसिकली लाइसेंस मिलता है, ऐसे नहीं होता कि कोई भी सिनेमा हॉल खोले। मुद्दे की बात ये है, सिनेमा हॉल खोलने के लिए लाइसेंस का खर्चा हो रहा है, रेवेन्यू या कैपिटल, तो क्या बोल रहा है ये, ट्रू हो जाएगा ना। पॉइंट नंबर 8, टेम्पररी हट्स। हमने देखो घर बन रहा होता है तो एक कोई उधर चौकीदार टाइप भी रह रहा होता है ना, देखे कभी, वो अपनी फैमिली के साथ रह रहा होता है, सामान रात को ट्रक आता है तो गिनना पड़ता है, लोड अनलोडिंग थोड़ा देख रेख करना पड़ता है ना। और जब वो घर बन जाता है तो क्या वो टेम्पररी सा स्ट्रक्चर रहता है या टूट जाता है, तो उसको बनाने का खर्चा कुछ तो होगा ना, तो वो कैपिटल या रेवेन्यू, बिकॉज इट इज़ इन रिलेशन टू एक्विजिशन, इन रिलेशन टू कंस्ट्रक्शन ऑफ द मेन एसेट। अब देखते हो जैसे सिटी वॉक का मॉल है, ठीक है, आपके सामने आप तब बहुत छोटे हो गए, पर मैं आपको बताता हूँ जब वो मॉल बन रहा था तो वहाँ पे 500-600 लेबर रहते थे उधर, उन्होंने अपनी हट्स और वो बनाई हुई, और जब पूरा मॉल रेडी हो गया तो वो हट्स हटा दी उन्होंने। लेबर डेली अप डाउन थोड़ा ना करेगी बेटे, जो पास की होती है वो तो आ जाती, लेकिन जब अगर उसको डेली करना तो वहीं रहते थे वो, रहेंगे तो कुछ तो शेड चाहिए उन्हें, तो स्ट्रक्चर बनाया, जब पूरा बन गया तो हटा दिया। तो क्या हो गया बेटा ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ट्रू और फॉल्स, कहिए साहब, समझ आया। वो वाले पॉइंट पर मैं आता हूँ, एक आपको और देता हूँ, आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर दो बेटा। पहला वाला, सेकंड वाला क्या होगा, रेवेन्यू। अच्छा फर्स्ट वाला क्लियर है, सेकंड रेवेन्यू। देखो साइट मतलब इन्वेंट्री क्या होती है, मेरा कुछ सामान वहाँ पड़ा है, वहाँ से यहाँ लाया, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। पहले वाला क्या, पहला वाला कैपिटल, हाँ, क्योंकि तू लाइसेंस ऑब्टेन कर रहा है ना, और वो मतलब ज़्यादा साल का या मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है वो। थर्ड वाला बता दीजिए। कौन सा वाला बच्चे, सर फोर्थ वाला, बिल्कुल आते हैं, फोर्थ पे आते हैं एक बार। फोर्थ वाला बहुत अजीब ही है, बताऊंगा मैं उसका। थर्ड वाला समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं, एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस, तो कौन सा हो जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर जी MTNL को कुछ पे करा है, MTNL वो लैंडलाइन वाले जो होते हैं, कितने रुपए का पे करा है, क्या पे करा है, फॉर इंस्टॉलिंग टेलीफोन इन द ऑफिस। सर 8,000 रुपये दिए जाते हैं, वाईफाई लगाते हो आप तो वो राउटर का पैसा ले जाते हैं, होता है ना राउटर का पैसा, और अगर आप छोड़ोगे जब कल को डिस्कनेक्ट करोगे हो सकता हो पैसा वापस मिल जाता, ठीक है। तो कह रहे हैं कि 8,000 रुपये दिए हैं, अब ये सिक्योरिटी है नहीं है, नहीं बोला हुआ सर, ये एडजस्ट होगा, ये वन टाइम चार्ज है, नहीं बता रहे, ठीक है। आंसर में देखते हैं, मनी डिपॉजिटेड विद MTNL फॉर इंस्टॉलेशन इज नॉट एन एक्सपेंडिचर, वो कह रहे खर्चा ही नहीं, दिस इज ट्रीटेड एज एन एसेट
एंड सेम इज एडजस्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगेंस्ट एक्चुअल टेलीफोन बिल। बहुत ही अजीब बात बोल रहा है। लेटेस्ट न्यू सिलेबस के अंदर, न्यू सिलेबस नहीं बोलूँगा, 2-3 साल में चेंज हुआ था। पहले मैं आपको इसका पहले का आंसर बताता हूँ जो भी लॉजिकल था। वो ये कहता था कि ना तो ये खर्चा है ना ही एसेट है, क्योंकि हमने तो एज सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया, यानी कि MTNL को मैंने 8,000 रुपये दिए हुए हैं और जब मैं ये कनेक्शन हटाऊंगा तो 8,000 वापस मिलेगा। आपको पता है आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, मीटर के थ्रू आ रही है। जब आपका घर बना था ना तो आपके पेरेंट्स ने सिक्योरिटी जमा करी थी, हो सकता है 40,000 50,000, लिखा नहीं है। हाँ, तो ये इंस्टीट्यूट जो बोलेगा हमें वही मानना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन तो पूरी नहीं दिख रही अभी, पर मैं आपको सिर्फ ब्रॉडली आपको ये बोल सकता हूँ कि सर पहले क्या था, जो कि फिर भी थोड़ा लॉजिकल था, कि सर ना ही ये कोई एक्सपेंडिचर है क्योंकि मैं इसको P&L में डालूंगा ही नहीं, और कोई एसेट नहीं है, बस एज एडवांस दिखेगा ये कि मैंने MTNL को सिक्योरिटी दे रखी है, कल को बंद होगा तो वापस हो जाएगा। ठीक है जी। अब क्या बोल रहा है वो, मेरे को आपको जस्टिफाई तो करना ही पड़ेगा। कह रहे ये खर्चा तो नहीं है, यानी कि ये रेवेन्यू एक्सपेंस तो नहीं है, तो इसका मतलब उसको क्या मान रहा है वो भी एसेट। उसके बाद क्या कह रहे हैं, सेम इज एडजस्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगेंस्ट एक्चुअल टेलीफोन। कहाँ लिखा भाई इसमें बिल से एडजस्ट हो रहा है? लिखा है कहीं पे कि मैं आपको MTNL 8,000 दे रहा हूँ तो बिल से कैसे एडजस्ट होगा? ये कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा है इनके आंसर। ठीक है, आप मुझे ये बोलो ना कि सर रिफंड नहीं होगा तो खर्चा मान लो, मैं कहूँगा आप सही बोल रहे हो। आप मुझे ये बोलो कि सर ये एक एसेट मान लो, मैं एसेट ही मान लूँगा कि ठीक है एडवांस दिया हुआ एसेट है। ये क्या बोल रहे हैं, खर्चा नहीं है एसेट है। चलो यहाँ तक बोल देते, सही मैं बोल देता, ठीक है बैलेंस शीट में एसेट में पड़ा रहेगा कि एडवांस दे रहे। एडजस्ट कैसे कर रहे हो भाई इसको? कहीं लिखा नहीं, कुछ नहीं लिखा, आप अपनी मर्जी सही तो लिख रहे हो। तो बेसिकली आपको पेपर में अगर आए तो आपको क्या करना होगा बच्चे, आपको ये बोलना पड़ेगा कि इट इज़ नॉट एन एक्सपेंडिचर, एज इट इज़ आते हैं पॉइंट, इट इज़ नॉट एन एक्सपेंडिचर, इट इज़ एन एसेट एंड इट बी एडजस्टेड अगेंस्ट द एक्चुअल टेलीफोन बिल्स। समझ रहे हो? तो बेसिकली मेरे लगने से इन रियल लाइफ ट्रीटमेंट अलग हो सकते हैं, बट हमें जब ICAI का पेपर देना है तो वो जो बोल रहा है मेरे को वही क्लियर है बच्चे। अगला बताइए, अगला तो आसान है। ₹1,00,000 का क्या करूं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और टेम्पररी हट्स जो बनी वो भी इन रिलेशन टू कंस्ट्रक्शन है ना, तो भी क्या हो जाएगा बेटा? क्या ये साहब क्लियर है? मैं बेटे एक रिसिप्ट वाला करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो बस एक बार फटाफट, और बस फिर फाइल आपकी है, फिर आपने ये सारे क्वेश्चंस करने होंगे बच्चे। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा कैपिटल है या रेवेन्यू, रिसिप्ट होगा या जो भी होगा। पहला पॉइंट क्या है, डायरेक्टर की फ्लाइट का खर्चा है, पर क्यों हो रहा है वो खर्चा? डायरेक्टर क्यों जा रहा है? फॉर परचेज ऑफ कैपिटल। तो क्या हो जाएगा ये? क्लाइंट से मीटिंग होती, बिजनेस लेने के लिए जा रहे हैं तो रेवेन्यू होता, बट मैं एक प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं, उसके लिए उसको डायरेक्टर को वहां जाना पड़ रहा है, तो कैपिटल ही होगा ना जी। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, रेवेन्यू रिसिप्ट। डेटर क्या होता है? डे टू डे उधारी पे सेल कर रहा हूँ, 5 दिन बाद पैसे देगा, तो जो पैसा आ रहा है वो क्या हो जाएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट। डेमोलिशन ऑफ बिल्डिंग टू कंस्ट्रक्ट अ बिगर बिल्डिंग। पुराना घर बना हुआ है, पहले उसको तोड़ेंगे, उस पर बढ़िया वाला घर बनाएंगे। तोड़ने का भी तो खर्चा आता है, तोड़ने के खर्चे को क्या बोलूँगा? कैपिटल या रेवेन्यू? कैपिटल ही होता है, बिकॉज इट इज इन रिलेशन टू कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट। लास्ट पॉइंट बच्चे, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ
मशीनरी डैमेज बाय फायर, क्या हो जाएगा? मशीनरी है, मशीनरी डिस्ट्रॉय हो गई और इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी तो कैपिटल रिसिप्ट होगा ना। इट इज़ जस्ट लाइक फिक्स्ड एसेट को बेचना ही तो हो गया। गाड़ी ठुक गई, इंश्योरेंस क्लेम आया, कैपिटल रिसिप्ट या रेवेन्यू रिसिप्ट? कैपिटल रिसिप्ट। कहिए, क्लियर है बच्चे? ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपको पॉइंट्स काफ़ी रिपीट होंगे, 2-4 पॉइंट मिलेंगे। तो ये मैं फाइल आपको दे दूंगा बच्चों को, ठीक है। आप ना टेलीग्राम चैनल पे एक बार बस बच्चे ज्वाइन कर लेना, नीचे पिंकी मैम को बोल देना वो लिंक दे देंगे आपको टेलीग्राम चैनल का। हो सकता है मैं भेजा भी होगा, तो आपको ये फाइल भी मिल जाएगी और आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है साहब। तो ये सारा का सारा चैप्टर आपका डन है, ठीक है। ऑनलाइन में भी क्लियर है? विधि जी, चेतन क्लियर है? सर अगर इंश्योरेंस कंपनी जो क्लेम करती है वो कैपिटल में जाएगा? अगर क्या बच्चे? वो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम करती है किसी भी चीज पे तो वह कैपिटल में ही जाएगा? इंश्योरेंस कंपनी क्लेम करती है मतलब? सर जैसे अभी एक क्वेश्चन था ना, मशीनरी पे क्लेम करा था उसने। वो तो हाँ अच्छा ठीक है। तो वो तो मान लो मेरे पास एक मशीनरी है, वो डिस्ट्रॉय हो गई, मुझे पैसा मिल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा मेरे लिए? कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा, है ना? क्लियर है ना? ठीक है बच्चे, चलो इतना रखते हैं बच्चे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चे, ठीक? ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय 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 बाय। मैम ने भेजे? क्या चल रहा है भाई? कम क्यों आए तेरे? मैंने एक क्वेश्चन तो छोड़ दिया था, फोर्थ वाला 25